जिस वक्त पूरा यूरोप वॉर की आग में जल रहा था, उन्हीं दिनों कई सारे डिक्टेटर्स का भी जन्म वहां हो रहा था। ऐसा ही एक डिक्टेटर इटली में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा था। नाम था उसका मुसोलिनी। जी हाँ, वही मुसोलिनी जिसने इटली के राजा तक को वश में रखा था, जिसके लिए असैसिनेशंस और लोगों को बदतर मौत देना खेल जैसा था। ये वही था जिसने फेसिज्म को जन्म दिया। इसकी वजह से ही इटली भी वर्ल्ड वॉर 2 में हुई बर्बादी का हिस्सा बना। कौन था बेनिटो मुसोलिनी? क्या ये जन्म से ऐसा था या इसे भी हिटलर की ही तरह सर्कमस्टांसेस ने ऐसा बनाया? कैसे ये इटली का तानाशाह बना? 29 जुलाई 1883 को दोविया दी प्रदापियो नाम के एक छोटे टाउन में बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ। ये टाउन उस समय रोमाग्ना के फोर्ली प्रोविंस में आता था। फेसिस्ट एरा में इस जगह का नाम बदलकर ड्यूसिस टाउन और ड्यूसिस सिटी कर दिया गया था। बेनिटो की मां रोसा एक कैथोलिक स्कूल टीचर के तौर पर काम करती थी और इसके पिता एलेसांड्रो मुसोलिनी पेशे से एक ब्लैकस्मिथ थे। उन्हें पॉलिटिक्स में काफी डीप इंटरेस्ट था। बेनिटो के फादर एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट भी थे। वो पॉलिटिक्स में कुछ इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे यानी बेनिटो मुसोलिनी का नाम भी लिबरल मैक्सिकन प्रेसिडेंट बेनिटो हुआरेस, इटालियन सोशलिस्ट एंड्रिया कोस्टा और एमिलकेयर किप्रियानी के नाम को मिलाकर रखा था। मुसोलिनी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां शाय होने के बाद भी मुसोलिनी की अपनी टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स से काफी लड़ाइयां होती। मुसोलिनी बड़े होते हुए इतना बिगड़ गया था कि एक बार तो इसने अपने क्लासमेट को लड़ाई में पेन नाइफ से मार दिया था। इस इंसिडेंट के बाद मुसोलिनी को स्कूल से निकाल दिया गया था। मुसोलिनी ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उसने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए और स्कूल पास किया। मुसोलिनी ने 1901 में एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर के तौर पर काम किया, लेकिन 1902 में मुसोलिनी स्विट्जरलैंड चला गया, जिसका एक रीजन था। मुसोलिनी अपने यहाँ की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज से बचना चाहता था, बट स्विट्जरलैंड आने के कई समय तक मुसोलिनी एक परमानेंट जॉब की तलाश में था। इसी समय स्विट्जरलैंड में इटालियन सोशलिस्ट मूवमेंट्स काफी जोरों शोरों से चल रहे थे, जिसके कारण मुसोलिनी ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। मुसोलिनी ने इसके साथ ही अपनी जर्नलिज्म की डिग्री भी पूरी की और एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट बन गया, जिसके बाद वो स्विट्जरलैंड के ही एक लोकल न्यूज़पेपर लेवेनिरे डेल लैबोरेटोरे में एक एडिटर के तौर पर काम करने लगा। मुसोलिनी की एक बात काफी खास थी। ये जब बोलता था तो लोग सुनते बहुत ध्यान से थे। इसकी बोलने की पावर गजब की थी। मुसोलिनी अपने समय का वन ऑफ द बेस्ट ओरिएटर्स माना जाने लगा था। मुसोलिनी स्विट्जरलैंड के न्यूज़पेपर में लिखने के अलावा लोगों को इकट्ठा करके स्पीचेस भी देता, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता। इसी दौरान मुसोलिनी इटालियन वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी बना दिया गया। अपनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के कारण ही मुसोलिनी को एक बार व्लादिमीर लेनिन से मुलाकात करने का मौका मिला था। लोगों में मुसोलिनी काफी बड़ा फिगर बनता चला गया था। उसी समय 1903 में मुसोलिनी को वायलेंट जनरल स्ट्राइक के कारण पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बाहर आने के बाद उसे दोबारा इटली भेज दिया गया। इटली लौटने के बाद मुसोलिनी ने 1904 से 1906 तक इटालियन आर्मी को सर्व किया। मुसोलिनी इटली का एक प्रोमिनेंट सोशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट, ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट बनता गया। मुसोलिनी को इसकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण कई बार अरेस्ट भी किया गया। इसने अपना खुद का न्यूज़पेपर ला लोटा दी क्लासे यानी द क्लास स्ट्रगल के नाम से एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण 1912 में इसे ऑफिशियल सोशलिस्ट न्यूज़पेपर अवेंटी का एडिटर बना दिया गया। एक एंटी नेशनलिस्ट एंड एंटी इंपीरियलिस्ट एडिटर होने के कारण इसने 1914 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1 के अगेंस्ट में भी लिखा। मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर 1 में इटली के इंटरवेंशन को लेकर काफी अपसेट था, लेकिन मुसोलिनी ने एक वक्त के बाद अपना मन बदल लिया और जहां वो पहले वॉर के अगेंस्ट था, वहीं अब वो वॉर के फेवर में स्पीचेस देने लगा और लिखने लगा। फिर 1914 में इसे सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद मुसोलिनी ने पोपोलो डी इटालिया नाम के एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया। यहाँ इसने पहली बार फेसिज्म के बारे में लिखना शुरू किया। इसके अकॉर्डिंग इसने सबसे ऊपर इटली को रखा। इसने लिखा कि आज से हम सभी केवल और केवल इटालियन है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इवन अगर हमारे दिल से भी कोई चीख या पुकार निकलेगी तो उसमें भी केवल वीवा ला इटालिया, लॉन्ग लिव इटली की ही आवाज सुनाई देगी।
यहाँ मुसोलिनी इटली की मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन सर्विंग के दौरान मुसोलिनी इंजर्ड हो जाता है। मुसोलिनी जब वॉर इंजरीज से रिकवर होता है तो देखता है कि इसके देश की हालत काफी खस्ता है। वॉर इटली को इकोनॉमिक रूप से काफी कमजोर कर देती है। ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर्स ने भी इटली को इग्नोर कर दिया था, जिससे वहां के लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से होकर गुजरना पड़ा। और जब इटली सिविल वॉर के पीक पर था, तब मुसोलिनी ने फेसिस्ट पार्टी की नींव रखी। फैशिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। स्टेट को केवल वन पार्टी सिस्टम के अंडर काम करना होगा। फैशिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट में केवल सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए। धीरे धीरे मुसोलिनी ने इटली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सबसे पहले मुसोलिनी ने हिटलर की तरकीब आजमाई। लोगों को उस समय एम्प्लॉयमेंट, बेहतर लाइफस्टाइल और सोसाइटी चाहिए थी, जिसका वादा मुसोलिनी ने उनसे किया। ये बड़ी बड़ी स्पीचेस देता। इसकी गजब की स्पीचेस और रैलीज देख के लोग इन्फ्लुएंस हो गए, जिसके बाद उसने सबसे पहले तो अपने ओपोनेंट्स को खत्म किया। जो भी इसके खिलाफ बोलता, ये उसे ऐसी पनिशमेंट देता जिसे देख बाकी लोग बिना किसी पनिशमेंट के ही शांत हो जाते। लोगों में इसका डर बैठने लगा था। फैशिस्ट नेशनलिस्ट सोच को बढ़ावा देता और इसके अलावा किसी भी सोच की इसके सत्ता में जगह नहीं थी। मुसोलिनी अपने राज में इटली को कोई छोटा मोटा देश नहीं बल्कि ग्रेट रोमन के समय वाला एम्पायर बनाना चाहता था। 1921 तक मुसोलिनी ने ऑलमोस्ट इटली को फैशिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू कंट्रोल कर लिया था। जगह जगह पर फैशिस्ट मूवमेंट्स होने लगे थे। हालांकि तब भी इटली में काफी सिविल अनरेस्ट था, जिसका फायदा उठाते हुए मुसोलिनी ने इटली के किंग से कहा कि अब इस देश को केवल मैं ही संभाल सकता हूँ। केवल मैं ही हूँ जो सिविल अनरेस्ट को शांत करा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इटली का प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा। अक्टूबर 31, 1922 को मुसोलिनी इटली का यंगेस्ट पीएम बन जाता है। सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी सबसे पहले सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देता है। फिर वहां के किंग को एक लिस्ट देता है जिसमें सभी उन लोगों के नाम होते हैं जिनके साथ वो कभी भी काम करना नहीं चाहता था। वो राजा को साफ कर देता है कि अब देश की पूरी अथॉरिटीज को चलाने वाला केवल वही है, जिसके बाद इटली फाइनली डिक्टेटरशिप के अंडर आ जाती है। ये एक साल में फुल डिक्टेटोरियल पावर्स को एस्टैब्लिश कर लेता है, जिससे प्रेस, ट्रेड यूनियंस, ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म कर दिया जाता है। वैसे इन सब के बीच मुसोलिनी एक जीनियस आदमी के तौर पर भी उभर कर आता है। ये बहुत कम समय में अपने देश को दोबारा ट्रैक पर ले आता है। ये अपनी पावर्स के साथ साथ देश की बाकी परेशानियों पर भी खास ध्यान देता है। कुछ समय में ही मुसोलिनी अपने आप को इटली का डिक्टेटर घोषित कर देता है और खुद को ड्यूस यानी द लीडर का नाम देता है। मुसोलिनी अपने समय में एक पैरामिलिट्री यूनिट स्टैब्लिश करता है जो ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। ये एक तरह से एक सिक्योरिटी यूनिट होती थी जिसे द वॉलंटरी मिलिशिया फॉर नेशनल सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता था। इसे बनाया तो 1919 में गया था, लेकिन मुसोलिनी के राज में इसे ज्यादा एक्शन में देखा गया। 1923 के बाद इस यूनिट को सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ इटली बना दिया गया। इस यूनिट के लोगों का मेन काम केवल फैशिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलने वालों को खत्म करना और अपनी आइडियोलॉजी को लोगों में फैलाने का था। इस यूनिट के मेंबर्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे जिससे इजीली उन्हें पहचाना जा सके। इन लोगों को अपनी अटमोस्ट लॉयल्टी के साथ बेनिटो के लिए काम करना होता था। देखा जाए तो इस ग्रुप को फॉर्म करने का क्रेडिट नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को जाता था, जो साफ तौर पर पेजेंट्स और कंट्रीज लेबरर्स यूनियन को अपोज करते थे। मुसोलिनी के सत्ता में आने के बाद इन लोगों के काम करने का तरीका और ज्यादा हार्श हो गया। ये लोगों को वायलेंस के जरिए हैंडल करते थे, लेकिन मुसोलिनी इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता था, जिसके कारण उसने इस ग्रुप को और बड़ा किया। देखा जाए तो 1923 तक इस ग्रुप में करीब 2 लाख लोग शामिल हो गए थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर मुसोलिनी की सरकार पहले कुछ सालों में राइट विंग कोएलिशन गवर्नमेंट के तौर पर काम करती थी, जिसमें फैशिस्ट, नेशनलिस्ट, लिबरल्स और कुछ कैथोलिक पार्टीज आती थी। लेकिन मुसोलिनी किसी कोएलिशन गवर्नमेंट के बल पर अपने देश को नहीं चलाना चाहता था, बल्कि इसका मेन एम टोटलिटेरियन स्टेट को बनाने का था, जिसका सुप्रीम लीडर ये खुद को मानता था। मुसोलिनी ने अपने एम को पूरा करने के लिए अपने देश के लिए भी कई काम किए, जिसमें सबसे पहले इसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेजिस्लेशन पास किए जो वेल्दी इंडस्ट्रियल एंड एग्रेरियन क्लासेस को हेल्प करने वाले थे। इसके बाद जून 1923 में इसने एक लॉ पास किया जिसने इटली के आने वाले कुछ सालों को पूरी तरह से बदल दिया।
इस लॉ को एचेरबो लॉ के नाम से जाना जाता है। इस लॉ ने इटली को एक सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब्दील कर दिया। इसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को काफी कम किया और कई एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। इसी बीच एक इंसिडेंट भी हुआ जिसने इटली के लोगों को बेनिटो के खिलाफ कर दिया था। जाकोमो मैटियोटी नाम के काफी बड़े ऑपोजिशन लीडर का बेनिटो ने असैसिनेशन करवा दिया था। ये लीडर कंट्री में एक प्रॉपर वोटिंग की मांग कर रहा था, जिसके कारण बेनिटो ने सोशलिस्ट डेप्यूटी जाकोमो मैटियोटी की हत्या करवा दी। बेनिटो का मानना था कि फैशिस्ट आइडियोलॉजी में किसी तरह के विपक्ष की जरूरत नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद इटली की जनता बेनिटो के खिलाफ हो गई, लेकिन बेनिटो ने धीरे धीरे करके सभी को चुप करवा दिया। अपनी कमाल की मैनिपुलेटिव स्किल से बेनिटो जनता को कन्विंस करने में कामयाब भी हो गया। ऑपोजिशन लीडर की मौत के बाद बाकी बचे ऑपोजिशन के लोगों ने भी अपनी आवाज दबा ली। 1925 से लेकर 1927 तक बाकी बची सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को खत्म कर दिया गया, जिससे फाइनली इटली वन पार्टी सिस्टम लाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इस बीच बेनिटो को जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी कि कोई भी इसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। 1935 तक बेनिटो को अपनी पावर पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। यूरोप के बाकी देशों को देखकर बेनिटो ने भी इन्वेजन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। 1935 में इथियोपिया को इन्वेड कर दिया। इथियोपिया पर अटैक करने का मेन रीजन इटली का पावर शो ऑफ था। वो कुल मिलाकर इटली की पावर दुनिया भर में दिखा देना चाहता था। इटली की आर्मी इथियोपिया में आंख बंद करके लोगों को मौत के घाट उतार देती है। कहीं कहीं तो इटालियन आर्मी ने पूरे गांव को ही जला दिया था। इथियोपिया इन्वेजन 1935 से लेकर लगभग 1941 तक चला। मुसोलिनी ने इथियोपिया को न्यू इटालियन एम्पायर बनाना शुरू कर दिया, जिसमें इथियोपिया के सभी 18 साल से बड़े मेल पॉपुलेशन को एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद सभी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और चर्च के प्रीस्ट एंड बिशप्स को खत्म करवाया गया। इथियोपियन इन्वेजन के दौरान हिटलर मुसोलिनी के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हुआ। इस समय दुनिया में नाजिज्म ने भी अपनी तेजी पकड़ी ही थी, जिसके कारण यहाँ से हिटलर और मुसोलिनी में काफी अच्छी दोस्ती भी देखी गई। इस दोस्ती के बेसिस पर ही हिटलर एंड बेनिटो के बीच 1939 में एक पैक्ट साइन हुआ। ये एक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस पैक्ट था, जिसे पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता था। इस पैक्ट में मेनली 2 पार्ट्स थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट जर्मनी और इटली के बीच कंटिन्यूइंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन का ओपन डिक्लेरेशन था, और सेकंड पार्ट एक सीक्रेट सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था जो यूनियन ऑफ पॉलिसीज को एनकरेज करता था। इसमें मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस रखा गया था, यानी दोनों देश एक दूसरे का जरूरत पड़ने पर इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री तौर पर मदद करेंगे। मुसोलिनी ने भी इटली में जूस के खिलाफ कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज क्रिएट कर दी। इस सब के अलावा 1935 से लेकर 1939 में इटली को एक हेवी वॉर कॉस्ट देखने को मिला। इटली का इथियोपिया में इन्वेजन के कारण काफी लॉस हुआ। इटली पर काफी कर्जा होने लगा। 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड करने का आइडिया मुसोलिनी के साथ शेयर किया, लेकिन इटली अभी इथियोपिया के इन्वेजन से ही बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण मुसोलिनी हिटलर से पोलैंड के अटैक को पोस्टपोन करने की डिमांड भी करता है, लेकिन हिटलर इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद मुसोलिनी के पास भी वॉर में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि मुसोलिनी पहले ही पैक्ट ऑफ स्टील पर साइन करके जर्मनी का वॉर में सपोर्ट करने का डिसीजन ले चुका था। वैसे इसके अलावा मुसोलिनी का वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने का एक रीजन और था। मुसोलिनी को लगता था कि अगर इस वॉर में जर्मनी और इटली ने मिलकर फ्रांस और ब्रिटेन को हरा दिया तो यूरोप पर केवल जर्मनी और इटली का ही राज होगा। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर इन्वेजन के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले यूके और फ्रांस जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करते हैं। इटली इस समय तक जंग में नहीं आता, क्योंकि बेनिटो को पता था कि अगर किसी भी स्टेज पर जर्मनी कमजोर पड़ा तो फ्रांस एंड यूके उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस समय भी मुसोलिनी शांत नहीं बैठा, बल्कि उसने अपने देश की बाउंड्री को और फैलाने के लिए जगह जगह इन्वेजन करना शुरू कर दिया। 1939 में ही बेनिटो ने अल्बानिया को इन्वेड कर दिया। इटली इस बात से वाकिफ थी कि अल्बानिया उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अल्बानिया उस समय इटली के सामने काफी कमजोर था, जिस कारण से इन्वेजन के केवल 5 दिन के अंदर ही इटली ने अल्बानिया पर जीत हासिल कर ली। अल्बानिया इन्वेजन से मुसोलिनी को अपने देश की आर्मी में एक कॉन्फिडेंस आने लगा।
जिस कारण इटली यहाँ रुका नहीं और 1940 में सीधे ग्रीस को इन्वेड किया। बट इन्वेजन के दौरान ग्रीक आर्मी ने इटालियन आर्मी को बुरी तरह उल्टे पैर खदेड़ दिया। इसी साल इटली ने इजिप्ट पर भी अटैक किया, लेकिन उसमें भी ये नाकामयाब रहा। हिटलर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी आर्मी को इटली की मदद करने के लिए भेजा, जिसके बाद इटालियन एंड जर्मन आर्मी ने मिलकर ग्रीस एंड इजिप्ट को हरा दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में मुसोलिनी की पुअर वॉर लीडरशिप की बातें होने लगी। 10 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन एंड फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस इटली को लगातार मात दे रहे थे। इटली को जवाब के तौर पर ब्रिटेन ने इटली के खिलाफ ऑपरेशन कंपास चलाया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश मिलिट्री का फर्स्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने इटालियन फोर्सेस पर अटैक किए थे। ये सभी अटैक्स इटालियन आर्मी को वॉर से बाहर करने के लिए थे। इस ऑपरेशन में इटालियन आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के बाद इटालियन आर्मी इतनी वीक पड़ गई थी कि 1941 तक वॉर में इटली का काफी बुरा हाल था। मुसोलिनी की आर्मी की कंडीशंस देखकर हिटलर ने आगे के वॉर प्लान्स में मुसोलिनी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से कट कर दिया। बेनिटो को समझ आ गया था कि वो इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण बेनिटो ने लगातार जंग में अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन 1942 की कैसाब्लांका कॉन्फ्रेंस में यूके के देन पीएम विंस्टन चर्चिल एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले इटली को इस वॉर से बाहर निकाल फेंकेंगे, साथ ही जर्मनी ट्रूप्स को भी रिट्रीट करेंगे। जिसके बाद एलाइड फोर्सेस ने सबसे पहले इटली पर मार्च करने की ठान ली। इस बात की खबर जैसे ही इटली के फॉर्मर किंग विक्टर इमैनुअल III को मिली, विक्टर इमैनुअल III ने बेनिटो को सत्ता से बाहर कर उसकी जगह पर पिएट्रो बाडोलियो को दे दी। पिएट्रो बाडोलियो इटली के काफी पावरफुल एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे। इन्होंने सत्ता में आने के दूसरे दिन ही बेनिटो की फैशिस्ट पार्टी को डिसॉल्व कर दिया और एलाइज पावर के साथ एक समझौता कर लिया। इन्होंने एलाइज के साथ एक आर्मिस्टिस साइन की। इस आर्मिस्टिस को द आर्मिस्टिस ऑफ कैसेबिल के नाम से जाना जाता था, जिसे 3 सितंबर 1943 को एलाइज पावर्स एंड इटली के बीच साइन किया गया था। इटली को इस समझौते के तरह पूरी तरह से जंग को छोड़ना था और एलाइड पावर्स के वॉर प्रिजनर्स को छोड़ना था। इस समझौते के साथ ही किंग ने बेनिटो को गिरफ्तार करने का डिसीजन भी ले लिया। बाडोलियो ने बेनिटो को कैंपो इम्पेरातोर नाम के एक जेल में बंद करवाया। ये जेल उस समय का सबसे सेफेस्ट जेल था, जहां काफी सख्त सिक्योरिटी थी। जून 1944 तक एलाइड पावर्स ने रोम को इन्वेड कर लिया था। हिटलर को जैसे ही पता चलता है कि मुसोलिनी को इटली एम्परर ने बर्खास्त कर दिया है और उसे जेल में बंद कर दिया है, वैसे ही उसने जर्मन आर्मी को इटली इन्वेजन पर भेज देता है। जल्दी ही जर्मन आर्मी नॉर्दर्न इटली को जीत लेती है। इटली इस इन्वेजन के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जर्मन आर्मी अब मुसोलिनी को फ्री कर देती है। उसके बाद हिटलर जीते हुए नॉर्दर्न इटली का रूलर मुसोलिनी को बना देता है। इसके बाद अब नाजी रूल के अंडर मुसोलिनी यहाँ लगभग 18 महीनों तक अपना राज चलाता है। लेकिन इस वक्त एलाइज की लगातार अटैक्स और नॉर्दर्न इटली में हो रहे पब्लिक रिवॉल्ट से आखिरकार मुसोलिनी को भागने का रास्ता देखना ही पड़ता है। अप्रैल 27, 1945 को बेनिटो मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लारा पिटाशी के साथ इटली से भागकर स्विट्जरलैंड जाने को तैयार था, लेकिन इसका भागने का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मुसोलिनी, क्लारा और इनके साथ के बाकी लोगों को रास्ते में ही पकड़ लिया गया, जिसके बाद 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी, क्लारा और सभी लोगों को गोली मार दी गई। लेकिन यहाँ मुसोलिनी की मौत का अंत नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से शुरू होता है इतिहास की सबसे खौफनाक मौत का नजारा इसलिए क्योंकि अगले दिन 29 अप्रैल 1945 को इन सभी लोगों की लाश को साउथ टू मिलान ओल्ड पियाज़ाले लोरेतो की सड़कों पर एक वैन से ले जाकर फेंक दिया गया, जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ये लोग इटली के तानाशाह की मौत पर कोई शोक मनाने नहीं बल्कि अपना बदला लेने के लिए आए थे। वैसे आपको बता दे कि जहां बेनिटो और उसके साथियों की लाश को फेंका गया था, सेम उसी जगह पर 1 साल पहले बेनिटो ने 15 एंटी फैशिस्ट लोगों को भरी सभा में बड़ी क्रूरता के साथ मौत के घाट उतरवाया था। इस इंसिडेंट को यहाँ के लोग भूल नहीं पाए थे, जिस वजह से उसी सेम जगह पर सभी ने बेनिटो को सजा देने की ठान ली। लोगों ने एक एक करके बेनिटो की लाश से अपना अपना बदला लेना शुरू किया। मरने के बाद भी मुसोलिनी का मुंह खुला रहता है।
इसकी गर्लफ्रेंड क्लारा का चेहरा भी बुरी तरह से खराब हो जाता है। पर इतने में इस तानाशाह की जी हुजूरी करने वाला एक ऑफिसर वहां आता है और इसके शव को सल्यूट करता है, जिसे देख गुस्साई भीड़ उस शख्स को भी मारने लगती है। हालांकि शाम तक अमेरिकन ट्रूप्स आकर बेनिटो और बाकी सभी की लाशों को लोकल मॉर्ग भेज देते हैं, जहां सभी का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उन्हें दफनाया जाता है। इस तरह से इटली के सबसे क्रूर तानाशाह का अंत होता है। बेनिटो की मौत के साथ साथ जर्मनी भी वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से हारती है। यूएसएसआर के इन्वेशन का प्लान और अमेरिका का वॉर में इन्वॉल्वमेंट जर्मनी को बुरी तरह से हराता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर को मुसोलिनी की मौत की खबर मिली तो उसकी भी रूह कांप गई थी, जिस वजह से हिटलर ने अपने लोगों को खास तौर पर कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरा शव किसी के हाथ ना लगे, तुम मुझे जला देना। हालांकि हिटलर जिस धर्म को मानता था उसके अकॉर्डिंग उन्हें जलाया नहीं दफनाया जाता था, पर यह हिटलर का बेनिटो की मौत के बाद डर ही था, जो उसने वॉर हारने के बाद खुद को गोली मार ली और खुद को जलवाने का हुक्म दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली को काफी बुरे दौर से होकर गुजरना पड़ा। इटली के इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ गया। कंट्री की करेंसी कोलैप्स कर गई। इटली की इतनी खराब हालत के कारण यूएसए ने मार्शल प्लान के तरह इनकी मदद की और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने की कोशिश की। फैशिस्ट रिजीम खत्म होने के बाद इटालियन पॉलिसीज एंड सोसाइटी को क्रिश्चियन डेमोक्रेसी के थ्रू डोमिनेट किया गया। क्रिश्चियन पॉलिटिकल पार्टी ने 1946 से लेकर 1994 तक इटली की सत्ता संभाला, जिस दौरान 11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमट सोने के लिए बेड पर जाता है, पर अचानक वो अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दे या केवल मैं सुसाइड कर लूं। बच्चे के फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर को बयां करते हुए वो आगे अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूस के साथ किया। अब हेलमट उस समय इस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमट के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमट उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस पर जलता देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमट को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे। अभी हमने आपको जो स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों की मेंटालिटी थी। इस स्टोरी में हेलमट एक रैंडम जर्मन बॉय था जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर उस समय केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा। वो हारे और डर डर के जिए। ये हेलमट के फादर की तरह मारे गए। हिटलर न केवल इनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण रहा है। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड्स करवाए हैं। इसने ऐसे कैंप्स बनवाए जहां बच्चे, बड़े और बूढ़ों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई थी कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे मानने में शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सके, क्योंकि इसने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार करने वाले काम थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशंस थी वो हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन महसूस ना कभी कर सकते हैं और ना कभी करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी 2 पहलू थे। लोग इसे 2 तरह से देखते हैं। अब कुछ के लिए ये एक क्रूर तानाशाह था तो कुछ के लिए ये एक ग्रेट लीडर भी था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बचपन से ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक प्रीस्ट और आर्टिस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया? 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनौ एम एन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने अलॉय हिटलर और क्लारा पॉजल के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा। यह अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़ी ही प्यार से रखा जाता था
स्पेशली हिटलर की माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज्यादा दिन जी नहीं सके। इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, उसे स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन लाइफ फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच कभी नहीं बना। इवन हिटलर के फादर कभी कभी तो गुस्से में उसे मारते पीटते भी थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने के कारण ही वो एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमंड को खो देता है। एडमंड की मीजल्स, जिसे खसरा रोग भी कहते हैं, उसकी वजह से डेथ हो गई, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता रहता। वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल्स में भी काफी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्शन मिला। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता, वहां के बारे में पढ़ता, वहां के लोगों से इन्फ्लुएंस होता। हिटलर के भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हिटलर को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब अपने कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। उसके घर का खर्च भी ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता और ऊपर से हिटलर के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सभी चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। 21 दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी माँ को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना। वो दर दर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने या रहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग्स बनाई और उन्हें बेचा। कुल मिलाकर जीने खाने के लिए जो किया जा सकता था, हिटलर ने वो सब किया। इस तरह से हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल ल्यूगर से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, हिटलर इस समय मारिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल ल्यूगर से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में जूस के लिए इस समय तक कोई नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक जूस के साथ अपने पेंटिंग बिजनेसेस में डीलिंग्स भी करता था, लेकिन उसके माइंड पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी बुरा असर डाला। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसे ही सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया, जहां पहले वो केवल इंफॉर्मेशंस पहुंचाने का काम करता था, लेकिन देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में वो एक पॉपुलर फेस बन गया। उसने कई जंग भी लड़े, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ यीप्रा, द बैटल ऑफ द सोमे, द बैटल ऑफ आरास एंड द बैटल ऑफ पासचंडाले आती है। इन सभी लड़ाइयों में से बैटल ऑफ द सोमे में हिटलर घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज आई थी। वॉर के एंड तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जर्मनी का वॉर को हारने का दुख हिटलर को लिए बैठा। हिटलर ने मन ही मन सिविलियन लीडर्स, जूज, मार्क्सिस्ट के लिए नफरत पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने वॉर के दौरान उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इन लोगों ने वॉर को खत्म किया और ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता था। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब हो गया था।
कोई भी सरकार वहां राज करने के लिए नहीं थी, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टीज को जर्मनी में अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया, जिसके लिए एक नई गवर्नमेंट को बनाने की बात सामने आने लगी। नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइमर नाम की जगह पर मिलने का फैसला लिया, जहां बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए एक गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसके लिए प्रॉपर वोटिंग्स का सहारा लिया गया, जिसमें वुमेन ने भी अपने वोट डाले। इस गवर्नमेंट को ही वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उस समय ज्यादातर जर्मनी की पब्लिक इस रिपब्लिक के खिलाफ थे, क्योंकि इस रिपब्लिक ने ही पीस के नाम पर ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटीज में सबसे हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में इतने हार्श रूल्स और एक्शंस थे, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of population, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिए। एलाइड पावर्स ने वॉर के बाद जर्मनी पर ऐसे रूल्स इंपोज किए जिससे उनकी कमर ही टूट गई। जर्मनी इस ट्रीटी के कारण दिन पर दिन एक वीक देश बनता चला गया। जर्मनी के जो भी रिसोर्सेज थे वो सभी रिसोर्सेज एलाइज कंट्रीज ने छीन लिए, जिसके कारण जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए ना पैसे थे ना कोई रिसोर्सेज। एलाइड पावर्स ने वॉर का कारण जर्मनी को बताते हुए उसके ऊपर वॉर डैमेजेस का सारा खर्चा भी थोप दिया। जर्मनी को वॉर गिल्ट माना गया और इसे करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए मजबूर किया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय में 6.6 बिलियन पाउंड्स कितना ज्यादा अमाउंट होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आर्मी पर भी कंट्रोल लगाना पड़ा। कई लोग जर्मनी के खराब हालत का जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक और इनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साले को भी मानते हैं, इंक्लूडिंग हिटलर। अब वाइमर रिपब्लिक का दिन पर दिन विरोध होने लगा। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट मिलकर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स पर अटैक करने लगे, क्योंकि ये लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इस समय नेशनलिस्ट ग्रुप ने वाइमर रिपब्लिक के लीडर्स और सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया। नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये सभी लोग जर्मनी के क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने नेगोशिएट करके वॉर को एंड किया और हार्श ट्रीटीज पर साइन किया। नेशनलिस्ट के इस माइंडसेट ने जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कई चेंजेस देखे। हिटलर के माइंडसेट पर वर्ल्ड वॉर 1 के एंड रिजल्ट ने भी काफी भारी असर डाला। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा। पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर पब्लिशर्स ने मर्दों की एक अलग छवि प्लॉट करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग आदमी को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना जरूरी था, वही वुमेन को केवल घर के कामकाज पर ध्यान देना जरूरी था। इसके अलावा ट्रेंच लाइफ को भी ग्लोरीफाइड किया गया। दरअसल वॉर के दौरान सोल्जर्स बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें रहते थे, जहां की असलियत मीडिया में दिखाई जाने वाली लाइफ से एकदम अलग थी। असल में सोल्जर्स को इन सभी गड्ढों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन ट्रेंचेस में उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स, एनिमी शेलिंग और गंदगी में रहना होता था। इसके अलावा उस समय वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर का दौर भी देखा गया, जिसने पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेल दिया। माइंडसेट के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए। वैसे वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप्स फॉर्म्स होने लगे, जिसमें स्पार्टसिस्ट लीग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस था। लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस अपने देश में भी चाहते थे, जिसके लिए दिन पर दिन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब वाइमर रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स वॉर वेटरन्स और जॉबलेस लोगों का वो ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इनसे भी प्रोटेस्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन कुछ समय बाद स्पार्टसिस्ट ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वाइमर रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत काफी खस्ता होती नजर आ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उन्हें अपनी वॉर की भरपाई भी करनी थी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी वॉर ने खाली कर दिए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्रीज को पैसा देने से मना कर दिया। जिसके बाद फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रोर पर कब्जा कर लिया। रोर में दुनिया का सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। इसके बाद जर्मनी ने अपनी बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसे छापने की वजह से देश में नोट्स तो भर गए, लेकिन इनकी वैल्यू गिर गई। अब एक मुट्ठी नोट से एक ब्रेड खरीद पाना भी मुश्किल होने लगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहां एक नए शब्द का जन्म हुआ,
जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि महंगाई का हद पार कर जाना। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अमेरिका में आए भयानक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब अमेरिका भी पीछे हट गया। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो झटके लगे। एक यूएसए के फाइनेंशियल एड न आने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार की खस्ता हालत देख हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में अपनी अलग पहचान बनाई और यहीं से शुरू हुई हिटलर का नो वन से जर्मनी का अडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, जिस कारण हिटलर उस ग्रुप में बहुत जल्द शामिल हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। हिटलर ने इन सारे ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई। इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया, जिसके बाद इसने 1923 में बावेरिया नाम की जगह को सीज करने का प्लान बनाया, लेकिन उसमें यह बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जहां जेल में ही बैठे बैठे ही हिटलर ने एक बुक लिख दी, जिसमें इसने अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी आइडियोलॉजी को साफ तौर पर बयां किया। इस बुक का नाम माइन काम्फ था, जिसका मतलब माय स्ट्रगल होता है। हालांकि ये बुक लोगों में फेमस नहीं हो सकी। हिटलर कुछ सालों बाद जेल से बाहर आया और दोबारा अपनी पार्टी पर काम करने लगा। हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों से एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के थ्रू लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो हर साल में उन्हें एक खराब सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैलीज करता, अपनी स्पीचेस देता। लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण इसने बहुत कम समय में पूरे जर्मनी में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग्स में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट्स मिले। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि हिटलर को 1932 के इलेक्शंस में लगभग 38 मिलियन वोट्स मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस है। बस इन्हें लागू करने के लिए इसे एक सही समय का वेट था, जिसके लिए ये शांत बैठा था। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियंस से उनके सभी राइट्स को छीन लिया गया। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सौंप दी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इंतजाम किया, जो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता तो थी, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए हिटलर ने जर्मनी को एक नई शेप देना शुरू कर दिया।
हिटलर ने सबसे पहले हॉलमार्शाट नाम के इकोनॉमिस्ट को हायर किया, जिससे जर्मनी की हालत सुधर सके। हुआ भी ऐसा ही। हॉलमार्क के प्लान्स ने जर्मनी की हालत को सुधारा, जिसके लिए सबसे पहले वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के एम के साथ आगे बढ़ने लगा। इसके अलावा हिटलर के राज में फॉरेन पॉलिसीज में भी सुधार देखने को मिला। हिटलर ने सबसे पहले 1933 में खुद को लीग ऑफ नेशन से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर के इन सभी एक्ट्स में इंग्लैंड ने बिना बोले उसका सपोर्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्साइली ट्रीटी ने जर्मनी के साथ काफी बुरा किया था। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। उसमें और ज्यादा हासिल करने की चाह थी। हालांकि शाट ने हिटलर को समझाया भी था कि स्टेट में अभी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो जो करे सोच समझ के करे। लेकिन हिटलर कहाँ किसकी सुनने वाला था। हिटलर इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले तो शाट को बाहर करता है और फिर इसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके अंडर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वॉर में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया होता है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है और जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक के कारण अमेरिका भी वॉर का हिस्सा बन जाता है। ये वॉर लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वॉर एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमयी तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हास से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को पिस्टल और पॉइजन के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। अपने पूरे टाइम पीरियड में नाज़ीज मास मर्डरिंग के दोषी पाए जाते हैं। नाजिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इक्वल नहीं है। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। लोगों को रेशियल तरह से ट्रीट करना चाहिए। केवल वो लोग सोसाइटी के टॉप लोगों में आते हैं जो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जूस को नाजिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी का सबसे लोअर क्लास माना गया था। इन्हें नाजी लोगों का दुश्मन कंसिडर किया जाता था। कुल मिलाकर लोगों को उनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। नाजीज केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को सोसाइटी में प्रेफरेंस देते थे। हिटलर के राज में स्पेशली जूस पर ज्यादा अत्याचार किया गया। नाजी जूस को अपना दुश्मन मानते थे। ये दुश्मनी सालों पुरानी थी। नाजीज का मानना था कि जूस क्राइस्ट के किलर्स थे। जूस के साथ मिडीवल टाइम से ही काफी भेदभाव किया जाता था। किन जूस से नफरत का सबसे बड़ा प्रेजेंट कारण था जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाना। हिटलर का मानना था कि इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियली अलाइज की मदद की है, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर ने जूस को हमेशा ही इंटरनल ट्रेटर की तरह ही देखा। इन्हें रहने के लिए भी एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया था, जिसे उस समय लोग घेटोस के नाम से जानते थे। हिटलर इन्हें रेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करता था, जिस वजह से उसका मानना था कि इनका कन्वर्शन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा।
बल्कि फाइनल एलिमिनेशन ही इनका सॉल्यूशन है। और इस फाइनल एलिमिनेशन का मतलब था मौत। हिटलर का मानना था कि देश के यूथ का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना जरूरी है। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी केवल देश के यंगस्टर्स को नाजिज्म पढ़ाकर ही बनाई जा सकती है। हिटलर ने स्कूल्स में भी बच्चों को जूस से नफरत करना सिखाया। उसने सबसे पहले सभी जूस टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद सभी नाजी बच्चों को जूस के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बच्चों को भेदभाव सिखाया जाने लगा। हिटलर ने फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया और बाद में उन्हें गैस चेंबर में डाल दिया गया। केवल गुड जर्मन्स को ही स्कूलिंग का अधिकार था। इवन नाजिज्म को बच्चों की टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें सिखाया जाने लगा कि उन्हें लॉयल और सबमिसिव बनना चाहिए। साथ ही जूस से नफरत करनी चाहिए और हिटलर की वर्शिप करनी चाहिए। हिटलर के समय में बच्चों को यह समझाया जाता था कि वुमेन मेन से डिफरेंट है और इक्वालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वुमेन मेन जैसी बन जाएंगी तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। लड़कों को बताया जाता था कि उन्हें अग्रेसिव और मैस्कुलिन बनना है और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म दे। इसके साथ ही वुमेन को अपनी प्योरिटी को भी मेंटेन करना होता था। उन्हें जूस से दूरी बनाए रखने को कहा जाता था। इवन अगर किसी औरत ने अनडिजायरेबल नाजी को जन्म दिया तो उसे पनिश किया जाता था और डिजायरेबल नाजी को जन्म देने पर उन्हें अवार्ड दिया जाता था। कुछ इस तरह के शिक्षा के साथ जर्मनी नाजिज्म फैलाया जा रहा था। हालांकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने यह बात समझी कि वॉर सिर्फ नफरत ला सकता है और डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। इसी वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसे